साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। टेलर की अपने को क्या पढ़नी है? अब साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़नी है, ठीक है। अब टेलर ने टेक्निक्स दी हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स प्रिंसिपल्स के बाद, और टेक्निक्स बहुत सारी हैं उसकी। एक एक करके एक एक टेक्निक को समझेंगे, क्योंकि हर एक टेक्निक यूनिक है, कुछ कॉन्सेप्ट बताएगी हर एक टेक्निक, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है हर एक टेक्निक को, ठीक है। सबसे पहली टेक्निक जो आ रही है वो आ रही है फंक्शनल फोरमैनशिप की, ठीक है। अच्छा, ये सारी टेक्निक्स जो डेवलप करी गई है ये एक्सपेरिमेंट्स की वजह से डेवलप करी गई है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए टेलर ने, मैंने आपको पहले बोला था ये साइंस के ऊपर आधारित है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। मतलब ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही ये कोई भी टेक्निक लेकर आता है। तो ये टेक्निक्स इसने बताई कि हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और ये चीजें पाई है, और ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में भी। पहली टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप की। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक? फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक क्या कहती है, इसको समझना। पहले लॉजिकल समझना, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा इसमें से। इस फंडे में ये कहा गया है कि यार, एक ही व्यक्ति के पास सारी नॉलेज नहीं हो सकती है, और इसीलिए अपन ने फेयोल का प्रिंसिपल भी पढ़ा था। कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। काम को क्या कर दो? बांट दो। ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ये वाला जो फंडा है, ठीक है। ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि एक ही व्यक्ति के पास सारी एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि काम को बांटना चाहिए। और इसने बांटने के लिए 8 लोग चुने हैं, ठीक है। 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, 4 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर। इसका कहना यह है टेलर का कि भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपन बांटे तो 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट जो सारे प्लान्स बनाएगा, एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो उस चीज को ऑपरेट करेगा, ठीक है। और इनमें इसने 4-4 बंदे या एक्सपर्ट्स असाइन कर दिए कि भाई, जो भी काम आपको करवाना है वो 8 टुकड़ों में आपको बांट के करवाना है, ठीक है। तो मतलब 8 फोरमैन, 8 फोरमैन, फोरमैन मतलब ये जो रेस्पेक्टिव लोग हैं, ये आपको क्रिएट करने हैं। तो फंक्शंस आप उनको ऐसे असाइन करो, उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन, ताकि वो अपने अपने काम पे ही कंसंट्रेट कर सके, ठीक है। दूसरों के काम में कंसंट्रेट या दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, और ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। तो है डिवीजन ऑफ वर्क वही वाला ही फंडा, बट स्पेसिफिकली इन्होंने एक वो बना दिया कि प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में 4 लोग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, बोला आप अपने अपने इस पे फोकस करो, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव हो जाए, एक ही व्यक्ति सारा काम न करे। तो इन्होंने बस इतना सा फंडा ऐड किया, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है इस टेक्निक में। टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि फैक्ट्री को कितने टुकड़ों में बांट दो? 2 डिपार्टमेंट में बांट दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि टेलर ने ये सोचा कि यार, वर्कर को फ्री कर दे हम, ठीक है। किससे फ्री कर दे? बर्डन ऑफ प्लानिंग पे, ताकि वो प्रोडक्शन पे फोकस कर सके। भाई, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो सिर्फ किस पे फोकस करे? प्लानिंग पे। जो प्रोडक्शन वाला है तो वो सिर्फ किस पे फोकस करे? प्रोडक्शन पे। उसके ऊपर प्लानिंग का फोकस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर प्लानिंग का लोड नहीं होना चाहिए। तो काम को बांट दो, ठीक है। आगे देखो, इसी को एक्सप्लेन कर रखा है कि एक फोरमैन एक्सपर्ट नहीं हो सकता सब कामों में, ठीक है। तो टेलर ने क्या स्ट्रेस किया? मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट या 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए सुपरवाइज करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए वर्कर्स को। हर बॉस जो है वो स्पेशलाइज्ड होगा एक काम में, एंड व्हाइल ऑब्जर्विंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर देयर विल बी डेफिनेटली बी स्पेशलाइजेशन। और अगर वो उसी काम को सालों तक करता जाएगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड भी हो जाएगा। So, this technique is the extension of principle of division of labor. तो division of labor की ये extension है। टेलर ने कहा कि जो फोरमैन है, जो एक्सपर्ट है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, ईमानदार या ऑनेस्ट होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, और प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। और ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये एक ही व्यक्ति में पाई नहीं जा सकती, इसलिए टेलर ने 8 व्यक्ति खड़े कर दिए, 4 दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर, ताकि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से वर्क हो सके। क्लियर? लॉजिक समझ में आया? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आगे अभी अपन बात करेंगे 8 लोग कौन है वो, पर लॉजिक बहुत सिंपल है कि काम डिवाइड कर लो, ठीक है। प्लानिंग वाले को सिर्फ प्लानिंग का काम दो, प्रोडक्शन या ऑपरेशनल वाले को सिर्फ ऑपरेशनल वाला काम दो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और ये लोग क्या करेंगे? अल्टीमेटली किसको गाइड करेंगे? वर्कर को, है ना। एक नॉर्मल वर्कर को प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला भी अपनी बात कर लेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला भी अपनी बात रख देगा, और वर्कर उस काम को क्या कर लेगा?
पूरा कर लेगा। ठीक है, अब वो कौन लोग, 4 लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट में चाहिए और कौन से 4 लोग ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में चाहिए, अब उनकी बात कर लेते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन चाहिए? प्लानिंग डिपार्टमेंट में चाहिए 4 लोग, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। अब नाम से भी थोड़ा थोड़ा आप गेस करना। सबसे पहला आ रहा है क्या? रूट क्लर्क। ये क्या करेगा? ये स्टेप्स बताएगा। रूट बताने मतलब, रूट का मतलब क्या होता है? दिशा, रास्ता। तो ये स्टेप्स बताएगा कि भैया किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी मशीन वाले काम को, मैकेनिकल काम को या मैनुअल काम को करने के लिए ये स्टेप्स जो है ये फॉलो करनी जरूरी है। तो वर्कर इसकी बात सुनेगा और वो स्टेप्स फॉलो करके वो काम वो पूरा करेगा। तो रूट वाले का काम क्या है? रूट क्लर्क का रूट दिखाना, स्टेप्स बताना एक मैकेनिकल या मैनुअल जॉब को पूरा करने के लिए। सेकेंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन देगा, मतलब इसके पास एक इंस्ट्रक्शन कार्ड्स होंगे, ठीक है, कि भाई ये काम कर रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शंस है मेरी तरफ से, इनको ध्यान रखते हुए, इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखते हुए काम करना। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है? जनरल इंस्ट्रक्शंस देना, सूचनाएं प्रदान करना। ठीक है, जो उस काम को जरूरी है करने के लिए। ठीक है, जो वो काम कर रहा है व्यक्ति, उसको बतानी जरूरी है कुछ इंस्ट्रक्शन कि भैया ये काम इस तरीके से करना, वो इंस्ट्रक्शन कौन देगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वाले का काम क्या है? इसका काम है नोट डाउन करना, एक तो टाइम कि कब जॉब शुरू किया, कब जॉब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ द जॉब ये फिक्स करेगा। ठीक है, एंड देन सेकेंड ये कॉस्ट क्लर्क भी है। कॉस्ट क्लर्क मतलब ये कॉस्ट शीट भी बनाएगा कि इस जॉब को करने में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 काम इसके करने हैं। टाइम भी रिकॉर्ड करना है इसको, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम। ठीक है, फिक्सअप भी करना है टाइम, और दूसरा कॉस्ट शीट भी ये प्रिपेयर करेगा। और चौथा कौन हुआ? डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन वाले का काम क्या होगा? ये इंश्योर करना कि भैया जो भी काम हो रहे हैं, जॉब हो रहे हैं, वो सिस्टमैटिक डिसिप्लिन तरीके से हो, ऑर्डरली तरीके से काम हो, ये काम इसको चेक करना है। ठीक है, तो नाम चारों क्लियर है भाई। कौन कौन से हो गए? सबसे पहला कौन सा आया? रूट क्लर्क। इसका काम क्या है? स्टेप्स बताना। ठीक है, कि एक काम को किस तरह से परफॉर्म करना है। सेकेंड आया हमारे पास इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम है जनरल इंस्ट्रक्शंस इशू करना उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा या टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम वाले का काम क्या है? स्टार्टिंग और कंप्लीशन टाइम फिक्स करना। कॉस्ट वाले का काम है कॉस्ट शीट बनाना। ठीक है, फोर्थ डिसिप्लिन वाले का काम ये इंश्योर करना है कि ये जो जॉब परफॉर्म हो रहे हैं वो ऑर्डरली और सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्म हो। ठीक है, तो ये तो 4 हो गए किसमें? प्लानिंग के अंदर। अब 4 आ रहे हैं किसके अंदर? ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर। ऑपरेशनल में 4 हैं। यहाँ पर बॉसेस के नाम से जाना जाता है। गैंग बॉस, फीड बॉस, रिपेयर बॉस और फिर एक इंस्पेक्टर है। सबसे पहला गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम यह है कि जो भी मशीनें चाहिए काम को पूरा करने के लिए, जो भी टूल्स चाहिए काम को पूरा करने के लिए, और भी कोई रिसोर्सेस चाहिए काम को पूरा करने के लिए, ये उन सबको अरेंज करता है। ठीक है, मतलब ये पूरा एक तरह से क्या कर रहा है? अरेंजमेंट कर रहा है मशीन्स, टूल्स और बाकी रिसोर्सेस जो चाहिए एक जॉब को पूरा करने के लिए, ताकि डिले ना हो। ठीक है, टाइम पे सारे के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाए। सेकेंड, स्पीड बॉस का काम क्या है? स्पीड बॉस का काम है टाइम पे कंप्लीट हो जाए जॉब। रिपेयर बॉस का काम क्या है? कि अगर मशीनों में, ठीक है, या टूल्स में कोई गड़बड़ हुई है तो उसको फटाफट से सही कर दे, उनको वर्किंग कंडीशन में ले आए। और इंस्पेक्टर का काम क्या है? जांच करना कि भैया जो भी आउटपुट आ रहा है उसकी क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। इंस्पेक्शन होता है ना, इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो इंस्पेक्शन का मतलब सिंपल क्या हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है कि जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। ठीक है, और इन सारे फोरमेन्स को काम अच्छे से करना है। ठीक है, इन सब अच्छे से काम करेंगे ये सब लोग, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। भाई वर्कर को अच्छे से गाइडेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी मिल गई, वर्कर को अच्छे से गाइडेंस ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से भी मिल गई, तो उसके लिए काम करना बहुत इफेक्टिव हो गया। ठीक है, इसका एक वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क? देखो, स्टैंडर्ड का मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी काम जब भी आप करते हो, ठीक है, उसके लिए अगर पहले से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मानक। अब स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं। भाई साइज का स्टैंडर्ड होता है, वजन का स्टैंडर्ड होता है, क्वांटिटी का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ग्राम में है, लीटर में, सब कुछ क्लैरिटी पहले से ही अगर स्टैंडर्ड चीजें बनी हुई होंगी, ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए या बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए काम करना।
तो कॉन्सेप्ट क्या है, दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपन पढ़ने वाला है, एक तो अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन और एक अपन पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। पहले जो बात कर रहा है वो स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा एम्फेसाइज करता है किसके ऊपर, ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड, हर एस्पेक्ट से रिलेटेड, हर स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड की वो बात कर रहा है। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मैंने आपको क्या बोला, मतलब सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड आपको साइज का भी सेट करना है, टाइप का भी सेट करना है, वजन कितना रखना है, मेजरमेंट कैसे करना है, क्वालिटी का भी रखना है। मतलब टेलर के हिसाब से इन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का आप इस्तेमाल करके और स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लो। और स्टैंडर्ड कैसे डेवलप करने हैं उसके लिए अभी मैं आपको नीचे स्टडी बताऊंगा, थर्ड टॉपिक के अंदर वर्क स्टडी आएगी, जिसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी करने के बाद आप लोग एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो। अब ये तीन स्टडीज अपन अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, तो उसके उसमें उसी टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, टेलर ने क्या बोला, जैसे देखो नोकिया है, एप्पल है, नाइकी है, वीडियोकॉन है, ये सब यही स्टैंडर्डाइजेशन का फंडा यूज कर रहे हैं। इस स्टैंडर्डाइजेशन के फंडे से यूज करने से फायदा ये होता है क्या, कि आपका प्रोडक्ट कितने भी बना लो आप, वो सेम स्टैंडर्ड पे बनेगा। तो ऐसा नहीं हो कल को कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट जाए, अब जैसे मैं आईफोन लेने गया, ठीक है, अब आईफोन मुझे एक पर्टिकुलर आईफोन 7 लेना है, तो मैं दो डब्बे देख रहा हूँ, एक में साइज छोटी आ रही है, एक में साइज बड़ी आ रही है, तो वो कितना गड़बड़ हो जाएगा ऐसा अगर। तो इसीलिए बोला यू हैव टू मेंटेन अ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे तो काम भी सिंपल हो जाएगा और मार्केट में आपकी गुडविल भी बरकरार रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के, कि एक तो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो आप डेवलप करोगे वो एक फिक्स टाइप का रहेगा, फिक्स साइज का रहेगा, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक का रहेगा। मान लो आईफोन 7 एक में कोई खराबी निकली तो एक्सचेंज भी हो जाएगा दूसरा आईफोन 7 के साथ, तो इंटरचेंजेबिलिटी आराम से हो सकती है, ठीक है। क्वालिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि एक कॉमन स्टैंडर्ड पे बना हुआ होगा, ठीक है। और जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो मशीन काम कर रही है, उसमें भी बार बार आपको चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। और जब एक ही तरीके से काम करेंगे मैन एंड मशीन, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ती है। भाई हर बार फोन का डिजाइन अलग कर रहे हो आप, तो बार बार उस आदमी को भी क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है सेटअप, मशीन में भी एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, तो बहुत सारी गड़बड़ और वेस्टेजेस होने के चांसेस उसमें रहेंगे। इसीलिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हर चीज पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर लो। वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए अपन अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, वो आपको ध्यान रखनी है ताकि आपका एक फिक्स टाइप का प्रोडक्ट बन जाए, इंटरचेंजेबल हो जाए, ताकि कल को कोई पार्ट उसमें खराब हो जाए तो वो दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर सकते हो आप उसको, ठीक है। क्वालिटी मेंटेन रहे और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी आपका एक तरह से क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये तो था स्टैंडर्डाइजेशन वाला पॉइंट। दूसरा क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब वो ये कि फालतू कोई एक्टिविटी है, मैंने आपको बोला बहुत ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसको हटाओ, एक स्टैंडर्ड सेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो चीजों को। और अननेसेसरी अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हो, अननेसेसरी साइज का बना रहे हो, अननेसेसरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उनको हटाओ और बंद करो, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा टाइप के बनाओगे उतनी आपको स्टॉक में इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए होगी, उतनी मशीन ज्यादा चाहिए होगी, उतनी कॉस्ट आपकी ज्यादा लगेगी। तो इससे बेटर है जो आपके मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को बनाओ, सिंप्लीफाई कर लो, ताकि आपका मशीन का पैसा, लेबर का पैसा, इन्वेंट्री का, मेंटेनेंस का खर्चा कम से कम लगे। दिस इज द सेकंड जो कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, इन टेक्निक्स के अंदर, वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड फंडा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग को इंपॉर्टेंट ही मार्क करना चाहिए कि वर्क स्टडी क्या होती है। अभी जैसे ऊपर मैंने अभी आपको यहां बताया क्या, कि जब आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेवलप करोगे, आप टाइम स्टडी करोगे, मोशन स्टडी करोगे, फटीग स्टडी करोगे, और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं क्या, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपका हमेशा कोशिश क्या रहेगा, आपका हमेशा कोशिश रहेगा कि आपका प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे, और आपका बेस्ट टू बेस्ट कंट्रीब्यूशन आ सके, किससे, आपके हर एक फैक्टर से, चाहे मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो, वो सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूट कर ले अपनी तरफ से, यही चाहते हो आप लोग, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये तीन चीजें स्टडी करनी पड़ेगी। वर्क स्टडी का मतलब होता है काम को डिसाइड करने से पहले, काम के लिए स्टैंडर्ड सेट करना है आपको, तो उसके लिए आपको तीन स्टडी करनी है। कौन सी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, ये मेन, और एक चौथी मोशन स्टडी, ठीक है। ये चार मेन स्टडीज आपको करनी है और एक एक करके मैं एक एक के बारे में आपको डिस्कस करके समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला आता है फटीग स्टडी। में कॉन्सेप्ट ये आया कि एक वर्कर जो है, इतने सारे लोगों ने स्टार्ट कर दी, एक वर्कर जो है वो कितनी देर में थक जाता है, वो कितनी देर बाद क्या हो जाता है, रेस्ट मांगता है।
क्योंकि वो रेस्ट नहीं करेगा तो उसकी एफिशिएंसी गिरने लग जाती है। तो हमने ये पाया एक स्टडी करके, अभी पढ़ेंगे अपन, एक स्टडी करके कि यार एक व्यक्ति है, वो 6 घंटे काम करने के बाद उसकी एफिशिएंसी धीरे कम होने लग जाती है। तो उसको 6 घंटे के बाद हमें क्या देना चाहिए? 1 घंटे का रेस्ट, या 2 घंटे का रेस्ट, या 3 घंटे का रेस्ट, या 4 घंटे का रेस्ट, और उसके बाद उसको वापस किस पे लाना चाहिए? काम पे लाना चाहिए। ठीक है। तो ये स्टडी ये कहती है कि, और ये सिखाती है हमें कि भैया एक तो रेस्ट कितनी देर में देना चाहिए एक व्यक्ति को, एक रेस्ट का फिर टाइम कितना होना चाहिए, 1 घंटे रेस्ट से काम चलेगा कि 2 घंटे रेस्ट से काम चलेगा। ठीक है। और ऐसा रेस्ट कितनी बार आपको देना है। ठीक है। तो ये फटीग स्टडी ये सिखाती है कि एफिशिएंसी जैसे ही कम होने लगे उसको रेस्ट दे दो, कितनी देर का रेस्ट देना है वो भी आप उस स्टडी से डिसाइड कर लो। ठीक है। और उसके बाद उसको वापस काम पे लेकर आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एग्जाम्पल भी दिया है शायद बुक आपके नोट्स में भी डाला है मैंने, 3 शिफ्ट में काम होता है उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, ऐसे मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। ठीक है। अब एक व्यक्ति ने पहली शिफ्ट कर ली मॉर्निंग, फिर हमने पाया नहीं यार सेकंड शिफ्ट उसको लगातार नहीं देंगे, सेकंड शिफ्ट में उसको क्या दे दिया? रेस्ट। और थर्ड शिफ्ट में वापस उसको बुला लिया। तो इससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। ठीक है। और ये कैसे पता चला? ये हमने स्टडी किया कि हमने उसको अगर एक बार दोनों शिफ्ट देके देखी 10 बार, ठीक है, 10 बार वो सेकंड शिफ्ट में एफिशिएंसी कम थी उसकी, लेकिन एक बार हमने फिर 10 बार ये ट्राई किया कि सेकंड शिफ्ट में ब्रेक देके थर्ड शिफ्ट में दिया उसको काम, तो वापस उसकी एफिशिएंसी बढ़ी। मतलब उसको रेस्ट चाहिए एक शिफ्ट के बाद, पूरी एक शिफ्ट का रेस्ट चाहिए उसको। तो ये स्टडी आपको क्या मदद करती है डिसाइड करने में कि एक तो फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी, मतलब कितनी बार आपको उसको रेस्ट देना है, उस रेस्ट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, और कितने नंबर ऑफ टाइम ये रेस्ट, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये रेस्ट इंटरवल्स आपको उसको अलाउ करें। तो लॉजिक पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। फटीग स्टडी क्या कहती है? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हाट? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली उसको रेस्ट चाहिए, फिर उस रेस्ट इंटरवल की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, और कितनी नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स उसको चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो। टू कंडक्ट फटीग स्टडी, टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो जब वो क्या कर रहा हो, जॉब परफॉर्म कर रहा हो, और नोट डाउन करो टाइम कि कब वर्कर जो है वो थकना शुरू हो गया है और कब उसकी एफिशिएंसी लेवल गिरनी शुरू हो गई है। तो उसके बाद उसको क्या दे दो? ब्रेक। फिर ये टाइम नोट डाउन करते रहो। ठीक है। कि कितने फ्रीक्वेंटली वो थका है। ठीक है। और फिर ब्रेक के समय कितनी देर बाद वापस वो फ्रेश हो गया है और वापस काम पे आ सकता है। ठीक है। तो ड्यूरेशन तैयार हो गया आपके लिए। ठीक है। एंड सो इफ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल इज फिक्स्ड बाय ऑब्जर्विंग द वर्कर्स, डेफिनेटली विल बी मोर साइंटिफिक। अब अपने मन से छुट्टी मत दो उसको। ठीक है। आप ये देखो, स्टडी करो कि वो थक कब रहा है। आप बोल रहे हो नहीं 2 घंटे बाद उसको रेस्ट दे रहे हैं, जब वो थक ही नहीं रहा 2 घंटे बाद, तो रेस्ट देने से क्या मतलब है? 4 घंटे बाद वो थक रहा है तो 4 घंटे के बाद उसको रेस्ट दो। ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने आपको जो भी बताया। मान लो 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, एक वर्कर 1 शिफ्ट करके टायर हो जाता है, तो उसको फिर हमने फर्स्ट और कौन सी दी? थर्ड शिफ्ट। और सेकंड शिफ्ट में उसको क्या दे दिया? रेस्ट इंटरवल। समझ में आया? तो फट इससे क्या होता है? इससे वो थकेगा भी नहीं, तो प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होगा, लेबर की कॉस्ट भी कम से कम लगेगी। ठीक है। क्योंकि हमने रेस्ट भी दे दिया उसको आराम से एक पीरियड का। ठीक है। और उसका कंट्रीब्यूशन बेस्ट आ पाएगा, उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन बेस्ट आ पाएगा उस फैक्टर की तरफ से। ठीक है। तो ये पहली स्टडी है वर्क स्टडी के अंदर, फटीग स्टडी। क्लियर है? सेकेंड आ रही है मेथड स्टडी। इजी है। मेथड स्टडी का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हमेशा एक बेस्ट मेथड होता है। ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हो सकते हैं, विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा होता है? एक ही मेथड होता है। तो यहां स्टडी ये करो कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है एक काम को करने का, एक जॉब को परफॉर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। और तरीका ऐसा ही चुनोगे ऑब्वियसली जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए, कॉस्ट और रिसोर्सेस कम से कम यूज हो, वो वाला बेस्ट मेथड होगा। तो ये स्टडी आपको ये करने के लिए बताती है। ठीक है। कि इस तरह से आपको स्टडी करेंगे। तो क्या लिखा है? द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट is conducted to find out one best method or way of performing a job which keeps the production cost minimum and makes maximum utilization of resources. अब इसके लिए आपको पैरामीटर सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो सेकंड लाइन क्या बोलती है?
टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देर आर सर्टन पैरामीटर्स मतलब कुछ बेंचमार्क हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, राइट फ्रॉम शुरुआत से लेके एंड तक, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब जब से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तब से लेके फाइनल प्रोडक्ट जब तक डिलीवर होता है, हर स्टेज के लिए कोई ना कोई क्या बना हुआ है, बेस्ट मेथड, कि बेस्ट तरीका क्या होगा रॉ मटेरियल खरीदने का, बेस्ट तरीका क्या होगा प्रोडक्शन करने का, बेस्ट तरीका क्या होगा फाइनल आउटपुट को डिलीवर करने का, हर चीज का एक बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो आपको बेस्ट मेथड चुनना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जूतों का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपके पास दो मेथड है प्रोडक्शन के, एक तो होता है लेबर इंटेंसिव जिसमें आप मशीन का कम से कम इस्तेमाल करोगे, एक होता है मशीन इंटेंसिव जितने ज्यादा चीजें मशीन से होगी, लेबर का कम इस्तेमाल होगा। अब आपको इसमें से ढूंढना है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपको दोनों के क्या करना है, कॉस्ट कंपेयर करनी है कि ज्यादा खर्चा किस में आ रहा है, ठीक है, दोनों में से ज्यादा रिसोर्सेज कितने कंज्यूम हो रहे हैं, और उसके हिसाब से बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना है कि यार जिसमें कम कॉस्ट आ रही है, कम रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, मुझे वो वाला ऑप्शन या मेथड अपनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया प्रोडक्शन के एंगल से, ऐसे ही हर चीज का होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिलीवर कैसे करें, अब डिलीवर करने में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कि कुरियर से डिलीवर करें, कि पोस्ट से डिलीवर करें, ठीक है। तो अब उसमें आपको देखना है बेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। तो हर चीज के लिए चाहे शुरुआत से लेके एंड तक, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करने तक, हर चीज में आपको एक बेस्ट मेथड ढूंढना पड़ेगा, और वो बेस्ट मेथड आपको डिसाइड करना है, वो मेथड स्टडी ये कहती है। क्लियर। थर्ड आती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का फंडा क्या है? टाइम स्टडी का फंडा ये है कि हमें ये सेट करना है कि यार एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, एक फिक्स करो टाइम कि भाई इतने टाइम में ये काम लेबर को पूरा करना है, इतने टाइम में ये इतने प्रोडक्शन उसको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, इस काम को करने के लिए इतने वर्कर्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है, और अगर वो लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम के अंदर तो मतलब वो बिल्कुल इनएफिशिएंट है। पर वो टाइम कैसे सेट करोगे, तो उसके लिए आपको टाइम स्टडी करनी पड़ेगी। टाइम स्टडी कैसे करनी है, वही एवरेज वर्कर को देखो, उसको एक काम दो, 100 बार वो काम दो, 100 बार आपने वो काम दिया उसको, आप 100 बार का उसका टाइम देखो। चलो पहली बार में उसने वो काम 10 मिनट में किया, दूसरी बार में 11 मिनट में, तीसरी बार में 10.5 मिनट में, चौथी बार में 10 मिनट 22 सेकेंड में, पांचवी बार में 10 मिनट 12 सेकेंड में। इसका मतलब ये है कि 10 से 10.25 मिनट के अंदर वो काम वो कर लेता है। तो हमने वो एक काम, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया, उसमें इतनी यूनिट्स उसको बनानी है, जो नहीं कर पाएगा अब वो काम, तो इसका मतलब है वो इनएफिशिएंटली काम कर, ठीक है। बस ये इसका इतना सा टाइम स्टडी है। तो टाइम स्टडी का मेन उद्देश्य क्या है? टाइम स्टडी इसलिए करी जाती है ताकि चार चीजें हो सके। पहला, एक तो क्या सेट कर सके हम, स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा, हम स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर सके कि उस टाइम के अंदर आपको इतने प्रोडक्ट्स बनाने। तीसरा, हम स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर सेट कर सके कि इस काम को करने के लिए इतने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और चौथा, फिर बाद में हम उन वर्कर्स को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी में बांट सके। भाई जो उस टाइम में उतनी यूनिट्स या उतने टाइम में नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे देखो। टाइम स्टडी करने के लिए टेलर ने क्या सजेस्ट किया, वही एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा है। कैसे ऑब्जर्व करो? घड़ी लेके हाथ में, स्टॉप वॉच ले लो, ठीक है, जैसे ही वो काम स्टार्ट करे स्टार्ट कर दो, जैसे ही वो काम कंप्लीट करे स्टॉप कर दो। फिर नोट डाउन करो क्या, कि एवरेज टाइम कितना लिया गया है वर्कर्स द्वारा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। और टेलर ने बोला ये काम आप 100 बार करवाओ, 100 लोगों पे करवाओ, 100 वर्कर्स पे कराओ, उस सेम एवरेज वर्कर्स पे कराओ, ठीक है, एंड देन टेक आउट द एवरेज टाइम। फिर इस टाइम को ध्यान में रखते हुए टारगेट फिक्स करो, और जो वर्कर इस टारगेट को अचीव कर पा रहा है एवरेज टाइम में, वो तो एवरेज वर्कर है। और जो अगर नहीं अचीव कर पा रहा है, या जो वर्कर अच्छे से अचीव कर पा रहा है, टाइम से पहले अचीव कर पा रहा है, इसका मतलब एफिशिएंट वर्कर है। और जो इस काम को नहीं कर पा रहा है टाइम के अंदर, वो इनएफिशिएंट है। मतलब तीनों हो गए भाई। जिसने कर लिया वो एवरेज है, उसी टाइम में किया, 10 मिनट बोला तो 10 मिनट में कर लिया। जिसने 8 मिनट में कर लिया वो एफिशिएंट है, जिसमें 12 मिनट में किया वो इनएफिशिएंट है। वो ऐसे पता चल जाएगा आपको। दिस इज नोन एज टाइम स्टडी। समझ में आई? क्लियर। चौथी एंड लास्ट, इसके अंदर वर्क स्टडी के अंदर लास्ट, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जब काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप एक बार ऑब्जर्व करो, उसके हाल हाव भाव को ऑब्जर्व करो, वो क्या करता है उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें, जैसे आपने एक वर्कर को देखा, आप उसको देख रहे हो, वो काम करते हुए देख रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने देखा कि बार बार उसके पेन टेबल से ना पेन नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब वो बार बार पेन ढूंढने के लिए पहले कुर्सी पीछे करता है, फिर झुकता है, फिर ढूंढता है, फिर पेन लाता है, फिर वापस आता है। अब इसमें क्या वो थकेगा, मैं झुकेगा, कुर्सी पीछे करेगा, टाइम भी वेस्ट हो रहा है,
प्लस वो थक भी रहा है फिजिकली। और जब वो थकेगा फिजिकली, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और ऐसा वो 50 बार होता है कि उसके हाथ से पेन गिर जाता है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। आपने देखा यार ये तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इससे उसकी एफिशिएंसी गिरेगी, गिरे थकेगा तो है ही वो 101%, ठीक है। एक बार गिरता तो चलेगा, 50 बार 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 उसे नीचे आना पड़ रहा है, झुक रहा है, तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट आपको इस मोशन स्टडी, मतलब आपको उसके मोशन देखने, मोशन मतलब तरीका किस तरह से वो काम कर रहा है, हाव भाव देखने, ठीक है। फिर एक काम करना, आप उसको 50 पेन का एक पैकेट ही दे देना। मतलब ये मैं आपको उसी एग्जांपल का बता रहा हूँ, 50 पेन का पैकेट दे दिया, ठीक है। अब उसको बोलना था गिरे, गिरने दे, बाद में लेबर या वर्कर उठा लेगा, ठीक है, दूसरा चपरासी आएगा वो उठा लेगा, ठीक है, सफाई वाला आएगा। तू उस पर ध्यान मत, तेरा गिर गया, गिरने दे वो वाला पेन, दूसरे पेन यूज कर, चालू होता काम करना। तो वो बार बार झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन उसका काम पे रहेगा। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट आपने उसका रोक दिया, ताकि फोकस प्रोडक्टिव मूवमेंट के ऊपर ही रहे। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो और मोशन से आप ऐसे भी समझ सकते हो, मोशन मतलब होता है ना लूज मोशन, या मोशन मतलब मोशन, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब मान लो उसको मोशन आ रहे हैं, तो उसको बोल भाई तू बच्चों के वो डायपर आता है तो डायपर पहन के रख, ठीक है। तो बार बार उठेगा नहीं, बार बार उठेगा नहीं, तो काम फोकस पे करेगा नहीं, तो वॉशरूम पे ज्यादा फोकस करेगा। मोशन अनप्रोडक्टिव है, काम पे इफेक्ट कर रहा है, उसको बंद करो यार, उसको तरीका ढूंढो किस तरह से उसको रोक सकते हैं। समझ में आया लॉजिक? ठीक है, इससे समझ में आ ही जाएगा मोशन से, ठीक है। तो मोशन स्टडी क्या करती है? मोशन स्टडी का उद्देश्य क्या है? चार। पहला, टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, कि वो कैसे इधर उधर, मतलब कोई वर्कर बार बार उठ रहा है अपनी सीट से, कोई वर्कर बार बार इधर उधर जा रहा है, ठीक है, तो वो मोशन हम ऑब्जर्व करें, मूवमेंट हम ऑब्जर्व करें। तो एक तो डिटरमाइन करो मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, फिर डिफरेंशिएट करो इनमें से प्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सा है और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सा है। फिर अगर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है कोई, वेस्टफुल मूवमेंट, तो उसको कट डाउन करो, ठीक है। और फिर डिजाइन करो सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स, ताकि वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो है वो कम से कम हो, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, ठीक। सो मोशन स्टडी कंडक्ट कैसे करी टेलर ने? टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि एक एवरेज वर्कर को ले लो जब वो काम कर रहा है, और उसके सारे मूवमेंट ऑब्जर्व करो। सारे मूवमेंट ऑब्जर्व करने का मतलब एग्जाम्पल भी दे रखा है, कितनी टाइम वो उठ रहा है अपनी जगह से, कितनी बार वो बेंड हो रहा है नीचे, एक्सेट्रा। और ये 100 बार करके देख लो अलग अलग वर्कर्स के साथ। फिर सारे मूवमेंट नोट डाउन करो, और फिर उनको क्लासिफाई कर दो, प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ये तो प्रोडक्टिव मूवमेंट है, ये तो करना ही है, ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। और फिर स्ट्रैटेजी बनाओ उस पर्टिकुलर मूवमेंट को, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कम करने के लिए। एग्जाम्पल वही दे रखा है जो मैंने आपको बोला, कि आपने एक वर्कर को ऑब्जर्व किया और आपने पाया कि बार बार वो बेंड करता है, फ्रीक्वेंटली बेंड करता है, मतलब झुकता है, टू पिक अप द टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, जो टूल बॉक्स उसके टेबल के नीचे पड़ा हुआ है, तो बार बार वो टूल उठाने के लिए झुकता है। तो हमने क्या किया, उसका सोल्यूशन, एक स्टूल रख दिया कहाँ पर, उसकी सीट के पास ही, और टूल बॉक्स उस सीट के ऊपर रख दिया, तो उसको झुकना नहीं पड़ेगा, हाथों हाथ वो इधर से सामान आ लेगा और इधर कंप्यूटर रिपेयर कर देगा, ठीक है। तो वर्कर्स को अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेंड करने के लिए अगेन एंड अगेन, और ये एनर्जी वो किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रोडक्शन कैपेसिटी में, एफिशिएंसी बढ़ाने में, ठीक है। तो ये टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, चारों मिला के वर्क स्टडी बनती है। और चारों का फोकस एक ही है, क्या? कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, कॉस्ट कम से कम रहे, और हर एक फैक्टर अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके उस प्रोडक्शन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आया समझ में? ठीक है। एंड द लास्ट, सॉरी फोर्थ, अब फोर्थ टेक्निक आती है। तो अपनी टेक्निक्स 3 हो गई हैं, ठीक है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप वाली टेक्निक अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है, जिसमें 8 फॉर्मेन की बात करी थी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क अपन ने पढ़ लिया, और तीसरा वर्क स्टडी पढ़ लिया। वर्क स्टडी के अंदर चारों हो गए। चारों कौन से हो गए? टाइम स्टडी, मोशन अभी जो अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। फिर आपका मेथड वाला स्टडी, कि बेस्ट मेथड कौन सा होना चाहिए, और फटीग मतलब वही थकान, कितनी देर में रेस्ट देना है उसको, वो पॉइंट हो गया इसमें, ठीक है। ओके, तो आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? सुनना, नाम से भी क्लियर है। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, पीस वेज सिस्टम का मतलब है, देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक फंडा और समझाता हूं, कि जब भी किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पेमेंट दिया जाता है, वेजेस दी जाती हैं, तो उसमें 2 मेथड होते हैं। वो इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। पहला मेथड होता है टाइम बेस्ड पेमेंट, दूसरा मेथड होता है पीस बेस्ड पेमेंट, पर पीस। अब जैसे फॉर एग्जांपल,
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे पर आवरली पेमेंट मिल रहा हो, भाई जितना टाइम मैं पढ़ाऊंगा आवर के हिसाब से मुझे पेमेंट मिलेगा, या मुझे पर स्टूडेंट पेमेंट मिल रहा हो कि भाई जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पर स्टूडेंट मुझे पेमेंट मिल रहा है। तो टाइम बेस्ड तो कौन सा हो गया, पर आवर वाला। और पीस बेस्ड, पीस मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो जितने यूनिट्स आप बनाओगे आउटपुट उतना आपको क्या मिलेगा, वेजेस। एक यूनिट पे मान लेते हैं, एक यूनिट बनाई तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, तो अगर आपने 100 यूनिट बनाई तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। जबकि पीस रेट में क्या होगा, पीस रेट में आप यूनिट्स कितनी भी बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपने 5 यूनिट भी बनाई या आपने 500 भी बनाई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको घंटे का, आवर्स का, टाइम का पेमेंट मिलेगा, ठीक है। सो आर्ली पेमेंट मिल रहा है आपको वहां पर, उस केस में आपको 1 आवर का 100 रुपए दे रहे हैं, तो आपने 5 घंटे काम किया तो 500 रुपए मिलेंगे, इरेस्पेक्टिव आपने कितना भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, पीस रेट की। और पीस रेट में भी क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल होना चाहिए। डिफरेंशियल मतलब जो एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम कर रहा है, ज्यादा यूनिट्स बना रहा है, उसको एक्स्ट्रा देना है, जो एम्प्लॉय कम काम कर रहा है, कम यूनिट्स बना रहा है, उसको कम देना है, क्योंकि पीस के बेसिस पे तो वही होगा ना भाई, जो ज्यादा अच्छे से बना रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, एफिशिएंट है वो, तो उसको ज्यादा वेज मिलेगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पीस रेट पे। और जो कम बना रहा है उसको कम मिलेगी। जबकि टाइम वाले में ऐसा था ही नहीं, तो टाइम वाले में तो 5 घंटे दोनों काम कर रहे हैं, एक जब मैंने 5 घंटे में मान लो 100 यूनिट बनाई और आपने 5 घंटे में 50 यूनिट बनाई, लेकिन सैलरी दोनों की बराबर होगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, पीस रेट में। पीस रेट में क्या होगा, जिसने ज्यादा बनाई, जिसने ज्यादा मेहनत करी उसको ज्यादा मिलेगा, जिसने कम मेहनत करी कम मिलेगा। तो ये मोटिवेशन आता है कि यार मेरे को भी ज्यादा मेहनत करनी, ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखा है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये टेक्निक जो है ये क्या कहती है, 4 बातें। पहला, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। भाई इस पर्टिकुलर सिस्टम का लॉजिक ये है ना कि हमें डिफरेंशियल रेट ऑफ वेजेस देनी है, मतलब हमारी वेज रेट फिक्स नहीं होगी, हमारी वेज रेट डिफरेंट होगी, किसके लिए, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज के लिए। एक्स्ट्रा वेजेस किसको देंगे, एफिशिएंट एम्प्लॉय को, ताकि वो मोटिवेटेड रहे एफिशिएंट होने के लिए, एफिशिएंट बने रहने के लिए। और एक्स्ट्रा वेजेस हम देंगे किसको, एफिशिएंट एम्प्लॉय को, जिससे इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी किसमें आए, एफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में। और चूंकि पेमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है किसके हिसाब से, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से ऑटोमेटिकली, तो प्रोडक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूं, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे मान लो स्टैंडर्ड टारगेट है 10 यूनिट पर डे का, ठीक है, 10 यूनिट एक दिन में बनानी है हर एम्प्लॉय को, कोशिश करनी है। और रेट क्या दे दी, 10 रुपए पर यूनिट, तो अब यूनिट वाइज कर दिया, ठीक है। अब मान लो कोई वर्कर जो है वो 10 यूनिट बना रहा है, तो उसको पेमेंट कितना दिया, 50 रुपए इंटू 10, 500 रुपए। जो वर्कर 12 बना रहा है उसको पेमेंट कितना दिया, 12 यूनिट। और मान लो वहां पर वेज रेट हमने क्या कर दी, 50 की जगह क्या बोल दी, 60, कि जो भैया 10 रुपए ज्यादा देंगे अगर 10 से ज्यादा बनाओगे तो, ठीक है। तो जिसको 60 रुपए के हिसाब से 12 इंटू 720 मिल जाएगा। फिर जो वर्कर कम बना रहा है, ठीक है, उसको बोला अगर जिसने 10 से कम बनाई उसकी वेज भी हम क्या कर देंगे, पर यूनिट भी 10 रुपए से कम कर देंगे। तो 40 इंटू 8, 320 रुपए मिल रहे हैं उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर है वो और एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा, जो इनएफिशिएंट है वो भी आने की कोशिश करेगा, किसमें, एफिशिएंसी में। और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा इसके अंदर। दिस इज डिफरेंशियल पीस रेट। आया समझ में, ओके। एंड द लास्ट एंड द फाइनल टेक्निक इज मेंटल रेवोल्यूशन। याद है कल भी आया था, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, दो वर्कर होते हैं ना, एक होता है मैनेजर, एक होता है लोअर लेवल। मैनेजर ये सोचता है लोअर लेवल वाला बेचारा, लोअर लेवल वाला बिल्कुल पागल है और काम भी नहीं कर रहा है ढंग से, और लोअर लेवल वाला हमेशा सोचता है कि मेरे को सैलरी कम दे रहे हैं और काम मुझसे बहुत ज्यादा करा रहे हैं। तो हमें मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या था, एटीट्यूड में बदलाव लाओ, ठीक है, एक दूसरे के प्रति बदलाव लेकर आओ, कोऑपरेशन करो, ठीक है। ये दिमाग से निकाल दो कि सामने वाला, पहले से दिमाग में मत रखो कि वो मेरे एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ठीक है। या टॉप लेवल ये दिमाग में न रखे कि लोअर लेवल वाला ढंग से काम नहीं कर रहा है, ऐसा पहले से कुछ भी नहीं सोचना है। को बात करनी है, बात करो उससे, ठीक है, फिर क्लैरिटी लो और फिर आगे के डिसीजन लो। तो मेंटल रिवोल्यूशन कल भी आया था हमारे पास फंडा, जो अपन ने फंडा पढ़ा था, ठीक है। क्या लॉजिक है मेंटल रिवोल्यूशन का, मानसिक क्रांति लेकर आनी है, एग्जैक्टली, ठीक है, यही वर्ड था। तो मेंटल रिवोल्यूशन मतलब चेंज करना है मेंटल एटीट्यूड, किसका, वर्कर का और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति, दोनों में कोऑपरेशन आना चाहिए। और फीलिंग ऑफ सस्पिशन, सस्पिशन मतलब शक की नजर से, या प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है पहले से ही हीन भावना डेवलप कर लिया आपने मन में उसके उसके लिए, ठीक है। तो पहले से नहीं होनी चाहिए वर्कर्स के दिमाग में भी और मैनेजमेंट के दिमाग में। टेलर ने क्या बोला,
टेलर ने यही समझाया कि जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को ये लगता है, जो कल भी बात करी थी, कि मैनेजमेंट ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, उनको एक्सेस काम दे दिया और उनको पेमेंट कम कर रहा है, जबकि मैनेजमेंट को हमेशा ये लगता है कि वर्कर्स जो है वो गधे हैं, वो स्लो काम करते हैं, हमेशा वो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे इक्विपमेंट्स को, वो केयरलेस हैं। तो दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक जो मेंटल रिवोल्यूशन की, इसमें यही बोला है टेलर ने कि इस एटीट्यूड को एक दूसरे के प्रति आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो हो गया मेंटल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो ये 5 टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेलर ने दी थी, वो मैंने आपको समझा दी है। क्लियर? ठीक है। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, अगला टॉपिक जो है वो है एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं आपको कह रहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अपन ने पढ़ा था अभी तक टेलर के कॉन्सेप्ट के अंदर, उसमें साफ साफ अपन ने ये देखा कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत होता है टेलर का, वो हमेशा प्योरली एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है, साइंस के आधार पे बेस्ड होता है, स्टडीज के आधार पे बेस्ड होता है, ठीक है। और उन सबका लॉजिक जो अपन ने टेक्निक्स भी पढ़ी थी, ठीक है, उन टेक्निक्स का भी फायदा यही था ना कि भाई काम सिंप्लीफाई हो जाए, स्टैंडर्डाइज हो जाए, एफिशिएंसी आए, ठीक है, समय कम लगे, वेस्टेज कम से कम हो। तो एडवांटेजेस के अंदर अपने को इसने ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे कल अपन ने पढ़े थे वो सारी स्टडीज, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था मेंटल रिवोल्यूशन, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बारे में बात करी थी, फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बात करी थी। तो इन सब का फोकस क्या है, इन सबसे क्या बेनिफिट मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला बेनिफिट क्या मिलता है? बेसिक बेनिफिट है एफिशिएंसी बढ़ती है बिजनेस की, क्योंकि काम सिंप्लीफाई हो जाता है, काम स्टैंडर्डाइज हो जाता है, काम स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है किसकी? बिजनेस की। दूसरा दूसरा क्या कम होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वेस्टेजेस सारे खत्म हो जाते हैं। भाई मैं फालतू अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा था, झुक रहा था बार बार, याद है ना कल एग्जांपल दिया था, तो वो नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली वेस्टेजेस कम हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड, आपका चूंकि इन सब से एफिशिएंसी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर से प्राइस कम चार्ज करोगे, और जब कम प्राइस चार्ज करोगे तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होंगे, और जब लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होंगे कि आप अपना मार्केट में शेयर, अपना हिस्सा, ठीक है, वो बढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर आपके पास आएंगे क्योंकि आप रीजनेबल प्राइस, कम प्राइसेस पे दे रहे हो, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑप्टिमम है तो आपने प्राइस भी कम चार्ज करी, तो ऑटोमेटिकली आप मार्केट शेयर जो है अच्छा खासा कैप्चर कर सकते हो। फोर्थ, जैसे कल मेंटल रेवोल्यूशन पढ़ा था, मेंटल रेवोल्यूशन में क्या होगा? आपस में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी उनके बीच में, ठीक है। फिर अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि एम्प्लॉइज को आपको अपडेट करते रहना है, ट्रेन करते रहना है, डेवलप करना है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। सो मोर ट्रेनिंग हैज टू गिवन टू इंप्रूव द स्किल ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। फिर इट एनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर, जैसे वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखा था कि भाई जो ज्यादा प्रोडक्शन देगा उसको ज्यादा वेजेस मिलेगी, तो उनमें भी क्या हो जाता है, उनमें इच्छा जगती कि हाँ हम ज्यादा अर्न करें, ज्यादा कैसे अर्न करें? ज्यादा प्रोडक्ट बना के, ठीक है। तो दीज आर ऑल बेनिफिट्स। कीवर्ड क्या है बेनिफिट्स के? सिंपल से भाई, जो भी अपन ने टेक्निक पढ़ी उन सबसे क्या फायदे मिलेंगे? जैसे सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या कम होगी? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि वेस्टेजेस कम हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट कम होगी तो आप, वही कहानी है, कॉस्ट कम होगी तो आप प्राइस कम चार्ज करोगे, प्राइस कम चार्ज करोगे तो मार्केट में आपका शेयर बढ़ेगा, ठीक है। तीन तो ये हो गए। फिर तीन, एम्प्लॉइज और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको लगता होगा कि वर्कर बेकार काम कर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग को, मतलब उसकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप उसको ट्रेन करोगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है वो डिफरेंशियल जो पीस रेट अपन ने सिस्टम पढ़ा था, उससे एम्प्लॉइज के अंदर क्या जागेगी? एबल हो जाएंगे, वो ज्यादा अर्न करने की इच्छा जागेगी, मोटिवेट हो जाएंगे वो ज्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि जितनी ज्यादा मेहनत वो लोग करेंगे उतना ज्यादा उनको क्या मिलने वाला है? उतना ज्यादा उनको मिलने वाली है वेजेस। क्लियर? ठीक है। सो दीज आर दी एडवांटेज किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है उसके एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। क्लियर? तो हमने दोनों फंडे पढ़ लिए। कौन से? हमने हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिए, जो 14 प्रिंसिपल्स थे। हमने टेलर के प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिए और टेलर की टेक्निक्स भी पढ़ ली। 4 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए, 5 टेक्निक्स डिस्कस कर लिए, ठीक। फिर एक नया टॉपिक आपको दे रखा है, एक और अगला,
मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, मतलब आज की दुनिया में टेलर की जो थी वो तो थी, लेकिन अभी की दुनिया में कुछ नई साइंटिफिक टेक्निक्स भी आने लग गई हैं। अपने को सिर्फ नाम और एक एक उसका कॉन्सेप्ट समझना है उससे ज्यादा इसमें देखना नहीं है। पहली टेक्निक देखो, 5 टेक्निक दिख रही है, अब नई टेक्निक्स आई है वो, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक है, टेलर ने नहीं दी है लेकिन अभी डेवलप होनी शुरू हुई है। पहली है ऑपरेशन रिसर्च, ओआर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च? यहाँ तो सिंपल आपको दिख रहा होगा, ऐसा लिखा हुआ है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी। क्यों आई थी? टू ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर, ठीक है, कि वॉर के समय आप लोग जो है वो किस तरह से अपने रिसोर्सेस को यूज करो, वॉर के समय जो है वो किस तरीके से, वॉर के बाद या अगली बार कभी वॉर हो तो उसमें किस तरह से आप पहले से अपनी ट्रूप्स तैयार रखो, उसके लिए एक ओआर टेक्निक है। मैं आपको उसका सिंपल लॉजिक बताता हूँ ओआर का। जैसे आपने स्कूल में 10th तक मैथ्स तो देखी है, और उसमें आपने एक वो ग्राफ देखा है। ग्राफ के अंदर एक फंडा होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, एलपीपी बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। उसमें क्या होता है, ग्राफ में हमेशा दो चीज होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उन दोनों से रिलेटेड हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। ग्राफ आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसी टेक्निक है जो प्योरली रिसर्च पे बेस्ड है, और यहाँ रिसर्च करी जाती है कि किस तरीके से हम हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को, हम हमारे काम को कम से कम समय में, कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते। तो ये टेक्निक रियलाइज हुई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे उस वर्ल्ड वॉर के अंदर, कि किस तरह से हम हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से लागू करें, लगाएं, यूज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, उसके लिए टेक्निक लगाई गई। और ये आजकल साइंटिफिक टेक्निक है, ठीक है। इसमें भी वही तरीका है कि आप पहले क्या करो, 10 बार टेस्ट करो, ट्राई करो, ठीक है, कि ये इससे क्या हो रहा है, इसको बढ़ाने से हर बार इसमें एक्स एक्सिस बढ़ाएंगे तो वाई एक्सिस में डाउनफॉल आ रहा है कि कभी कभी अपफॉल भी आ सकता है। तो वो टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप लोग डिसीजन लो कि ये यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। तो एक टेक्निक जो है वो तो है ऑपरेशन रिसर्च, नाम से भी क्लियर है कि जो भी आपके एरियाज ऑफ ऑपरेशन है उनमें आप रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के बाद उससे कुछ कंक्लूजन या रिजल्ट निकलेगा, उसके बेसिस पे आपको आगे डिसीजन लेना है। दूसरी टेक्निक है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन का मतलब है एक तरह से वही ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ओवर प्रोडक्शन मत कर देना, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन कर दोगे ना तो नुकसान बहुत सारे होते हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ने 7 नुकसान, 7 वेज जो वेस्टेजेस की होती है जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, उसको बोला वैसी मत करो, क्योंकि अगर आपने ओवर प्रोडक्शन किया तो नुकसान होंगे, और नुकसान होंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग करनी, जितनी जरूरत है उतना ही मैन्युफैक्चर करो, ठीक है। तो इस टेक्निक का फोकस क्या है? इस टेक्निक का फोकस है 7 जो वेस्टेजेस होते हैं ओवर प्रोडक्शन की वजह से, उसको कम करना। अब वो 7 वेस्टेज कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला वेस्टेज जो होता है ओवर प्रोडक्शन की वजह से वो है वेटिंग टाइम। भाई प्रोडक्शन जब तक आएगा नहीं, ठीक है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, सामान ज्यादा लोड करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, ठीक है, मोशन ज्यादा लगेंगे, मोशन मतलब मूवमेंट, है ना। इन्वेंट्री में सारा सामान पड़ा रहेगा। स्क्रैप मतलब जो कचरा बचने के चांसेस है या जो खराब होने के चांसेस है वो भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, तो क्योंकि ओवर प्रोडक्शन जब भी होने वाला है, ठीक है, आपको समय भी ज्यादा लगेगा, आपको मतलब वेस्टेजेस भी ज्यादा होंगे, स्क्रैप भी ज्यादा आएगा, इन्वेंट्री भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, मोशन भी अननेसेसरी होंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा, ठीक है, और पूरा प्रोसेस भी टाइम खाएगा। तो ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग जब जरूरत हो तभी करो, जितनी जरूरत हो उतना ही करो। इस सेकंड फंडे का फंडा ये है। आने के चांसेस नहीं है इन क्वेश्चंस के, पर पढ़ना जरूरी है एक बार अपने को। थर्ड टेक्निक आती है काइजन टेक्निक, ठीक है। आपने सुना होगा काइजन प्रोग्राम भी होते हैं कभी कभी। काइजन प्रोग्राम मतलब कुछ चेंज करना है हमको, और चेंज किस तरफ लेके जाना है, कुछ अच्छाई की तरफ, कुछ बेटरमेंट की तरफ आना है हमको, ठीक है। तो ये एक जापानीज वर्ड है काइजन, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, बेहतरी के लिए बदलाव करो, ठीक है। और एक डेली एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, वही जो अननेसेसरी काम है, जो हार्ड है, जो डिफिकल्ट है, ठीक है,
उन पर्टिकुलर कामों में जो हार्ड और डिफिकल्ट टास्क है उसको किस तरह से एलिमिनेट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकें, उसके लिए ये टेक्निक है। तो काइजन टेक्निक क्या बोल रही है? चेंज करो। किसके लिए? बेटरमेंट के लिए। मतलब आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हो, उसमें कुछ टास्क जो है वो हार्ड और डिफिकल्ट है, तो आप ये सोचो कि इस हार्ड और डिफिकल्ट को किस तरह से मैं चेंज करूं कि ये और इजी हो जाए, ठीक है, और उसके लिए चेंज करो बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये टेक्निक ये है कि इट इज अ डेली एक्टिविटी विच एलिमिनेट्स द हार्ड एंड डिफिकल्ट टास्क बाय एक्सपेरिमेंटिंग द साइंटिफिक मेथड। ट्राई करो, हिट एंड ट्राई करो, और उसके आधार पे आपको क्या करना है, नए नए टेक्निक्स अपनाने हैं, ताकि आप लोग क्या कर सको, अननेसेसरी डिफिकल्ट और हार्ड टास्क को कम करके और उसकी जगह उसको सिंप्लीफाई कर दो। अगला सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा टेक्निक का प्योर फोकस था क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है। सिक्स सिग्मा का मेन फोकस था कि आपका प्रोडक्ट जो बने वो डिफेक्ट फ्री बने। भाई हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था क्वालिटी का और एक्चुअल क्वालिटी जो आई उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और इसका एक टेक्निकल वर्जन भी होता है, मैं आपको ऐसे एडिशनली बता रहा हूँ। इसमें ऐसा बोलते हैं कि 99.996% जो है वो प्योरिटी होनी चाहिए। हाँ, 0.004% डिफेक्ट रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का कभी रह जाता है। बाकी जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ तो जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 99.996% सेम होना चाहिए। तो ये क्या फोकस कर रहा है? एफिशिएंसी बढ़ाओ, ठीक है, और क्वालिटी में वेरिएशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए। अगली टेक्निक जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ये भी बहुत इजी टेक्निक, नाम से भी क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग तभी करो जब आपको जरूरत हो। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हुआ? जब जरूरी है, ठीक है, तो ही मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, जब जरूरत है उसी टाइम मैन्युफैक्चर कर लो, ठीक है। सो इसके लिए आपको अपनी पूरी इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल आपके पास थोड़ा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि जैसे ही कभी कोई ऑर्डर आए बड़ा, हाथों हाथ फटाफट आपने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो इससे क्या होता है? इससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और इससे आपका प्रॉफिट या रिटर्न भी बढ़ता है। क्लियर? ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जो इसके अंदर नई टेक्निक्स में आई है। मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना। पहली टेक्निक ऑपरेशन रिसर्च, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लगाई गई, और क्यों लगाई गई? ये इंश्योर करने के लिए कि जो वॉर के अंदर वेस्टेजेस हो गए थे उनको किस तरह से हम ऑप्टिमम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। सेकेंड टेक्निक लीन मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्टिमम प्रोडक्शन करो, ओवर प्रोडक्शन मत करो, ताकि उससे वेस्टेज जो होते हैं उससे उसको कम कर सके। काइजन मतलब कुछ चेंज करना है बेटरमेंट के लिए, तो हार्ड और डिफिकल्ट टास्क को कम करके और सोर्स को जो कि सिंप्लीफाई करना है। सिक्स सिग्मा एफिशिएंसी बढ़ानी है, क्वालिटी वेरिएशन कम करना है, और लास्ट पॉइंट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये एक इन्वेंट्री को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी है, जहां पर आप अपनी इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करो कि जब जितनी जरूरत हो उतना ही सामान आपके यहाँ पड़ा रहे, वेस्टेज नहीं होंगे, ना ओवर ना कम, ठीक है। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, वेस्टेज भी कम हो जाएंगे, और रिटर्न जो है वो आपको ज्यादा मिल पाएगा। क्लियर? तो फंडा पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर लगभग खत्म हो गया। अब तो खाली डिफरेंस बिटवीन और कॉन्सेप्ट जो खत्म हो गए उनके खाली रिवीजन बेसिस पे आएंगे अब सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो मेन फंडा जो था वो 3 प्रिंसिपल्स के आधार पे अपन ने डिस्कस किया। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल, फिर टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, और उसी में फर्दर मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो थे वो 5 थे, ठीक है। ओके ओके, अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन पे। डिफरेंस बिटवीन में सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन दे रखा है आपको टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में, ठीक है। अब मैंने पढ़ी थी ना टाइम स्टडी मोशन स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी में क्या था कि भाई एक टाइम फिक्स कर दो, इतने टाइम में एक वर्कर को काम कंप्लीट करना है, 10 वर्कर्स को 10 प्रोडक्ट बनाने, एग्जांपल दिया था अपन ने, ठीक है। दूसरा अपना था मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में आपको क्या ढूंढना था? मूवमेंट ढूंढने थे, वर्कर कैसे मूव करता है, और उसमें अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाना था। तो दोनों के मीनिंग देख लो। सबसे पहले तो सेम पॉइंट है जो अपन ने वापस रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरह से। टाइम स्टडी में क्या लिखा हुआ है? टाइम स्टडी क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब और टास्क। जबकि मोशन स्टडी क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, कि जब भी वो वर्कर काम करता है टोटल कितने मूवमेंट करता है, फिर उसमें से प्रोडक्टिव कौन से, अनप्रोडक्टिव कौन से, वो अपन बाद में निकाल लेंगे। सेकेंड, टाइम स्टडी का पर्पस क्या है? ये फाइंड आउट करना कि कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है एक वर्कर के काम को करने के लिए। एवरेज एक फेयर वर्कर अगर है और एक फेयर काम अगर पूरे दिन में वो कर रहा है जेन्युइनली तरीके से, तो कितना टाइम उसको लगता है। जबकि मोशन स्टडी का पर्पस क्या है कि जो अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिव, वेस्टफुल मूवमेंट है
उसको हटा दो ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। फिर मेथड ऑफ कंडक्टिंग क्या था, यहाँ पे स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाते थे आप लोग टाइम स्टडी के अंदर, जबकि मोशन स्टडी के अंदर तो आप एक कैमरा रख देते थे और उसका मोशन आप क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे, ताकि आप उसको पता चल जाए कि आप अननेसेसरी मूवमेंट कौन कौन से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें तो स्टॉप वॉच यूज करते थे, इसमें हम कैमरा यूज करते थे। ठीक है, सिंपल, वापस रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरह से पॉइंट। आगे अगला कॉन्सेप्ट या अगला डिफरेंस किसके बीच में आया, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फेयोल। टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है, अब इससे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लोगे आप लोग एक तरह से टेलर और फेयोल के फंडे को। ठीक है, सारे पॉइंट वैसे भी याद नहीं करने, पर एक बार देखेंगे अपन सारे के सारे। पहला डिफरेंस इज कंसर्न। टेलर की टेक्निक प्राइमरीली आपने देखा, अपने सारे फंडे देखे, हमेशा वर्कर्स के ऊपर फोकस करती है, जबकि जो फेयोल के प्रिंसिपल्स थे वो ज्यादातर मैनेजमेंट के लिए थे। इसमें हमेशा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये सब किसके ऊपर फोकस कर रही है, ये सब वर्कर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि यार वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें वर्कर्स अपने रिसोर्सेज का। तो पहला डिफरेंस कीवर्ड, इसका कंसर्न ज्यादातर कौन है, वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना, जबकि फेयोल के लोगों का मेन कंसर्न था, फेयोल के प्रिंसिपल्स का मेन कंसर्न था मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। दूसरा, तो ऑटोमेटिकली आप अगर इनका पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया देखो, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, नजरिया, या कौन से लेवल से इन्होंने शुरुआत करी। तो टेलर क्योंकि वर्कर के ऊपर फोकस कर रहा है, वर्कर मतलब कौन से लेवल पे काम करता है, लोअर लेवल पे। तो टेलर ने अपनी जो भी स्टडीज, जो भी अप्रोचेस निकाली, वो किसके ऊपर टेस्ट करके निकाली, लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। जबकि फेयोल ने सारे प्रिंसिपल्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, तो ऊपर से नीचे फ्लो करा रहा है वो। तो हमेशा उसने अपनी अप्रोच और स्टडी का को देख के शुरू करी, हाईएस्ट लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन को देख के। ठीक है, थर्ड, टेलर का मुख्य उद्देश्य, फोकस, एम्फेसिस किस पे था, हर चीज कैसी हो, सिस्टमैटिक हो, हर चीज कैसी हो, ऑर्डरली हो, हर चीज कैसी हो, एक स्टैंडर्ड के तहत हो, स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, स्टैंडर्ड मोशंस होने चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए हर चीज का, ठीक है, स्टैंडर्ड के ऊपर था। जबकि पेयोल ने ज्यादातर चीजें किसके ऊपर फोकस करी, जो टॉप लेवल मैनेजर्स के काम है, फंक्शंस हैं, कि वो किस तरह से डायरेक्शन देंगे, वो किस तरह से कमांड देंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर फोकस किया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स पे फोकस किया, इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के ऊपर मेन एम्फेसिस था। अगले पॉइंट में भी एक ही बात लिखी, वापस वही लिखा, फोकस। इनका फोकस क्या था टेलर का, अननेसेसरी मूवमेंट खत्म करना, ठीक है, वर्कर्स की एनर्जी को सेव करना, और उस एनर्जी को किस पे लगाना, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने में लगाना। जबकि फेयोल का एम्फेसिस क्या था, ठीक है, कि वो चाहता था बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स फंक्शंस परफॉर्म करें, ठीक है, बेटर तरीके से मैनेजमेंट जो है अपना काम करे, ठीक है, और उसका फोकस ओवरऑल अचीवमेंट था कि यार मैनेजमेंट के जितने भी स्टेशन हैं, स्टेशन मतलब हिस्से हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में हम लोग इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, फिर टेलर का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसने क्या दी, साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जबकि फेयोल का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। ठीक है, इसलिए उसको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, उसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा, दोनों की पर्सनालिटी, ये तो सिंपल पॉइंट है कि टेलर ने एक ऐसी डेवलप करी पर्सनालिटी, किसके जैसी, टेलर किस क्या जाना जाता था, एक तरह से साइंटिस्ट के नेचर का था वो, ठीक है, और इसलिए उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला। इसने एक तरह से एक रिसर्चर की और एक प्रैक्टिशनर, एक मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब जिसने मैनेजमेंट की तकनीकों को प्रैक्टिस किया, तो ये प्रैक्टिशनर के रूप में काम आया, और इसको फिर फादर ऑफ क्या बोला, जनरल मैनेजमेंट। मतलब इसने अपनी पर्सनालिटी किस रूप में डेवलप करी, टेलर ने तो एक साइंटिस्ट जैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करी, इसने अपनी पर्सनालिटी एक जो मैनेजमेंट के फंडे को रिसर्च करता है, जो मैनेजमेंट के फंडे की प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उसके रूप में इसने डेवलप करी अपनी पर्सनालिटी। यूनिटी ऑफ कमांड आपने देखा था, दोनों जगह था। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ कैसे था मैं आपको बताता हूँ। जो अपन ने फंक्शनल फोरमैनशिप का फंडा पढ़ा था टेलर के उसमें टेक्निक्स में, उसने बोला था 8 लोग एक वर्कर को क्या कर रहे हैं, गाइड। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर 4, तो 8 बॉसेस, ठीक है, फाइन। उसने एक
बोला ही नहीं कि वन बॉस वन जूनियर, ऐसा बोला ही नहीं था, ठीक है। जबकि फेयोल में अपन ने देखा था, उसने बोला था यूनिट ऑफ कमांड के अंदर कि एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए, ज्यादा बॉसेस एक को कंट्रोल नहीं करना, मतलब एक सबऑर्डिनेट 10-10 बॉसेस से ऑर्डर नहीं लेगा। जबकि टेलर ने ऐसा नहीं बोला, टेलर तो उल्टा और बोला था 8 लोग, याद है ना, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, ठीक है, वो सब लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति को गाइड करेंगे, ठीक है। सो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ फॉलो नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ 8 बॉसेस के ऊपर बोला, जबकि वहां फॉलो हुआ था, ठीक है। फिर ये तो ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब टेलर की टेक्निक को कैसे एक्सप्रेस किया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम पे, फेयोल की टेक्निक को कैसे एक्सप्रेस किया गया जनरल मैनेजमेंट थ्योरीज या जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। और टेलर की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगी, स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में। सबसे अच्छा पॉइंट एक और, टेलर की थ्योरी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, मतलब टेलर की थ्योरी सिर्फ कहां लगेगी, स्पेसिफाइड सिचुएशन में, जहां आपको मेन फोकस करना है कहां पर, एफिशिएंसी बढ़ाने में, जहां एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और जहां ऐसे मोशंस टाइम स्टडी कर सकते हैं, बाकी हर जगह नहीं कर सकते। जबकि मैनेजमेंट के जो फंडे थे जो फेयोल ने दिए वो तो सब जगह एप्लीकेबल है, नॉर्मल हमारे घर में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, नॉर्मली हर जगह जहां मैनेजमेंट का फंडा चलाना है वहां वो लग सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंस बिटवीन है किसके बीच में, टेलर के प्रिंसिपल्स और फेयोल के प्रिंसिपल्स में। इनमें कोई दिक्कत, टेलर और फेयोल के इन प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं, ओके। लास्ट टॉपिक, अब दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी बता रहे हैं, ठीक है, कि बहुत सारे कारणों की वजह से हम इनको एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री भी मानते हैं कि यार हाँ दोनों एक तरह से थोड़े बहुत सिमिलर भी हैं। तो लाइन लिखी हुई है देखो, टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं एक दूसरे के, बिकॉज दोनों की रेलेवेंस किसके ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब रीजन बता रहा है कि कैसे सिमिलर है वो। पहला, दोनों का ही उद्देश्य क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना। भाई ऐसा तो नहीं है कि फेयोल बोलेगा नहीं एफिशिएंसी बढ़ाने पे नहीं हमारा फोकस, कभी बढ़ाना तो एफिशिएंसी है। दोनों ये चाहते हैं कि एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में क्या हो, कोऑपरेशन। तीसरा, दोनों ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का हित सबसे ऊपर होना चाहिए, इंडिविजुअल का हित बाद में आना चाहिए। चौथा, दोनों ही चाहते हैं कि काम कैसा हो जाए, डिवाइडेड, इसलिए फंक्शनल फोरमैनशिप भी इधर आया था और उधर डिवीजन ऑफ वर्क था। और दोनों ही ये चाहते हैं कि हम कोई भी चीज करें तो रिसर्च करके करें, ठीक है, ऐसे हवा में बात नहीं करें, ठीक है। सो बोथ द प्रिंसिपल ने, दोनों ने कुछ ना कुछ बेसिस दिया रिसर्च करने का मैनेजमेंट के अंदर। एक भले टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वर्कर्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, पहले फोकस तो मैनेजमेंट पे है ना, भले टॉप पे हो कि लोअर पे हो, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटीज बता दी कि भाई दोनों ये चाहते हैं एफिशिएंसी बढ़े, दोनों ये चाहते हैं कि काम बटे, दोनों ये चाहते हैं कि कोऑपरेशन हो, दोनों ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर हो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, और दोनों ही चाहते हैं कि भैया रिसर्च करके ही कोई भी मैनेजमेंट स्टडी हम लोग लेकर आए। तो ये दोनों की क्या हो गई, सिमिलैरिटी। क्लियर, ठीक है। तो डिफरेंस भी अपन ने देख लिया, सिमिलैरिटी भी अपन ने देख ली। ये एक तरह से आपका चैप्टर अब यहाँ पर खत्म होता है, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन या मीनिंग पढ़ा, फिर हमने प्रिंसिपल्स देखे, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन देखी, प्रिंसिपल्स के फिर क्या देखे अपन लोगों ने, डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंस के साथ क्या डिफरेंस है उसका, फिर उसके फीचर्स डिस्कस किए अपन ने, ठीक है। फीचर्स कौन कौन से थे, कि परवेजिव होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है, फ्लेक्सिबल होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, कंटीजेंट होता है, मैंने आपको बता दिया था वो। फिर अपन ने उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि यार ये आपको साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाएगा, सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कर पाओगे। फिर फेयोल के प्रिंसिपल आए, वो 14 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर आया, टेलर के प्रिंसिपल्स भी डिस्कस किए, टेलर की टेक्निक्स भी डिस्कस करी, टेलर के टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स के एडवांटेज भी डिस्कस किए, और फिर मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स थी वो भी डिस्कस करी। और लास्ट में फिर अपन ने दोनों देख लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में सिमिलैरिटी या रिलेवेंस क्या है। क्लियर, ठीक है, फंडा क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन हियर,
And do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.